हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत बोर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, क्या क्या इसका पोस्टुलेट्स है देख सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट्स called energy levels and cells around the nucleus without radiating energy। मतलब मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट को जो है हम लोग मेन एनर्जी लेवल का नाम देते हैं और इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से एक और यदि मैं बनाऊं यहाँ पर तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा न्यूक्लियस है जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है और इसके चारों ओर जो आपको गोलाकार पाथ दिखाई दे रहा है इसे ही हम लोग जोते हैं मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं, जिसे हम n से रिप्रेजेंट बोलते हैं। यदि n का मान 1 हो, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, यदि n का मान 1 हो तो उसे k सेल, उसी प्रकार से n इज इक्वल टू 2 हो तो उसे l से रिप्रेजेंट करते हैं, n का मान 3 हो तो m, उसी प्रकार से n इज इक्वल टू 4 हो तो यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। फिर बोलता है यहाँ दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स में ये रहता है। फिर ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, और ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर घूम रहा है इस गोलाकार पाथ पर तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो वो होता है mvr इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और h जो है प्लांक कांस्टेंट होता है। कुछ इस तरह से दर्शाया हुआ हूँ। अब मेन एनर्जी लेवल मान लो n1, n2 और n3 है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकालेगा, इमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा। और यदि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पर कैसे किया, एब्जॉर्ब किया, तो इस ये एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ जाएगा। दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है, एनर्जी इमिट भी होता है, और इलेक्ट्रॉन यदि इमिट करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा और एब्जॉर्ब करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ये भी एक मेन पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन यदि वृत्तीय पाथ पर इस प्रकार से घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वहाँ पे दो प्रकार के फोर्स उसको बैलेंस करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को दो प्रकार के फोर्स बैलेंस करते हैं, आप लोग जानते भी हैं, नाम भी सुने होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों ही जो है इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए मदद करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है mv² अपन r, mv² अपन r, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है ze² अपन r²। ये दोनों फार्मूले को नहीं भूलना है दोस्तों, कभी कभी काम आ जाता है। तो ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करके रखते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे एक इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है स्टार दे के, ये मैंने ड्रॉबैक लिखा हुआ है, लिमिटेशंस लिखा हुआ है। तो इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के। तो पहला ही लिमिटेशंस है अप्लाई ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बोर ने जो है हाइड्रोजन को अपना रिफरेंस माना और हाइड्रोजन को रिफरेंस मानते हुए अपना एटॉमिक मॉडल दिया है दोस्तों। तो ये जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये लागू होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, इसी के लिए ये लागू होता है। क्लियर। सेकेंड होता है कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट
और स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की भी व्याख्या ये नहीं करता। अब जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है ये दूसरे किसी वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। एंड कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की भी व्याख्या नहीं करता, ये इसकी ड्रॉबैक है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देख लीजिए। एप्लीकेशंस में है ये रेडियस ऑफ एटम। हम लोग एटम का रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस का जो फार्मूला होता है वह होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, और आर जो है रेडियस ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड के। मतलब यहाँ पर एन वैल्यू यदि इंक्रीज होगा तो सीधा सीधा रेडियस भी इंक्रीज होगा, और यदि यहाँ पे जेड वैल्यू डिक्रीज होगा तो यहाँ पे रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिलेशन होता है रेडियस एंड मेन एनर्जी लेवल और रेडियस और हमारा परमाणु क्रमांक का, ठीक है। जेट मतलब क्या होता है, यहाँ परमाणु क्रमांक होता है। और ये जो फार्मूला है ये जो है एंगस्ट्रॉन में आती है। जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो एंगस्ट्रॉन में आएगी इस फार्मूले में। फिर उसके बाद मीटर सेंटीमीटर में तो चेंज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, उसको तो हम लोग बाद में चेंज कर भी सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। फिलहाल तो रेडियस ऑफ एटम का फार्मूला हमको याद रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से बनता है। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला देख लो, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेट अपन एन। मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी से कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो वेलोसिटी यदि अधिक होगी तो जेट की वैल्यू भी अधिक होनी चाहिए, और वेलोसिटी यदि अधिक है तो यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पर कम होनी चाहिए। मेन एनर्जी लेवल की वैल्यू यहाँ पर कम होनी चाहिए। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस फार्मूले को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देख लीजिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -2.18 इंटू 10⁻11 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। ये अर्ग पर एटम है, ये जो वैल्यू है ये अर्ग में है। और यदि यहाँ पर देखो 10⁻18 हो जाएगा तो ये होगा जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, जूल पर एटम में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 10⁻11 है तो हमारा अर्ग पर एटम, 10⁻18 है तो जूल पर एटम, एन -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये हमारी वैल्यू है। क्लियर है दोस्तों। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भूलना नहीं है, कई बार ये फार्मूला भी अप्लाई होते हैं क्वेश्चन में। तो ये सारे फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एप्लीकेशन पार्ट आता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ बोर्स एटॉमिक मॉडल से, और इसको जो है मैं आपको क्वेश्चन की सहायता से बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, देखना नीट में आया हुआ सवाल है, और इसी सवाल से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोर्स मॉडल नॉट वैलिड। बोर का मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है? ड्यूटेरॉन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, या सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। अब जो बोर्स मॉडल है वो है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होता है दोस्तों। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आप लोग जानते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे नियॉन प्लस में। तो अतः बोर का एटॉमिक मॉडल इसके लिए लागू नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी से 2024 एंड 2023 में या इसके बहुत पहले एक जेई में भी इससे रिलेटेड सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट से सवाल जेई में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखना, बोला है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रेस्पेक्टिवली। हमको काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमको कैलकुलेट करना है। दोनों एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है दोस्तों।
अब जनरली काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। अब इस फार्मूले से तो हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जनरली mgh होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान एक और फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इस फार्मूले से तो हम ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बोर एटॉमिक मॉडल से इसको रिलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड सवाल पूछे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट याद रखना, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह टोटल एनर्जी का माइनस में मैग्नीट्यूड होता है। जो भी टोटल एनर्जी दी हुई होगी उसकी माइनस में मैग्नीट्यूड यदि आप निकालो, माइनस टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है ई टोटल, जो भी वैल्यू दिया होगा उसका डबल। ठीक है, टोटल एनर्जी जो दिया होगा उसका जस्ट डबल जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, स्पेशली बोर्स एटॉमिक मॉडल में, बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जो वैल्यू दिया है उसका माइनस, तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है फार्मूला में। अब टोटल एनर्जी कितना दिया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर। और पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालूं तो टोटल एनर्जी कितना दिया है, -3.4 इंटू 2 करो तो यहाँ पर आ जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया दो वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब चलो नीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं, वन बाय वन। यहां से है सवाल, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है दोस्तों। क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो ये जेई 2024 एडवांस का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। काइनेटिक एनर्जी बोला है ना यहाँ पे, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस और सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी टोटल, ई टोटल का मान जो होता है -13.6 इंटू Z² अपन n² बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों, यही मैंने आपको बताया था। देख लो आप, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये देखो लास्ट वाला फार्मूला। चलो भैया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है दोस्तों। अब ये तो टोटल एनर्जी हुई, हमको निकालने के लिए बोला है काइनेटिक एनर्जी। अब जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो इसका फार्मूला होता है माइनस मैग्नीट्यूड में माइनस ऑफ ई टोटल। अब ई टोटल कितना दिया हुआ है, -13.6 इंटू Z² अपन n², ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है। तो सीधा सीधा बोलो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा +13.6 इंटू Z² अपन n²। ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला निकल के आ गया दोस्तों। अब इस फार्मूले में हमको मान रखना है, n की वैल्यू भी रखनी है एंड z की भी वैल्यू रखना है। जैसे जैसे रखते जाओगे वैसे वैसे आंसर निकलते जाएगा। और सभी के लिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं कैलकुलेट करके एक दो बताता हूँ, एक दो क्या सबको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला बोला है, पहला क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला है, तो फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो n का मान भी 1 और z का मान भी 1। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा +13.6 इंटू 1² अपन
जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर बराबर यहाँ पे प्लस 13.6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू हीलियम एटम के लिए 2 होता है। लो भैया रख दो, काइनेटिक एनर्जी बराबर प्लस 13.6, सॉरी आप लोग वैल्यू रखते जाना यहाँ पर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर का मान ये 2 स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 13.6 इंटू 4 करोगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो होगा 54.4। फिर इसी प्रकार से कैलकुलेट करते जाइए। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस तो n इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर प्लस 13.6 इंटू टी स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर बराबर यहाँ पे प्लस 13.6 हो जाएगा। और लास्ट फोर्थ वाला हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस बोला है तो n इज इक्वल टू 2, जेड वैल्यू इज इक्वल टू 2, काइनेटिक एनर्जी बराबर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी जेड वैल्यू 3 हो जाएगा तो 3 स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर, बस 9 अपन 4। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू प्लस 30 के आसपास आ जाएगा। अब बोलो कंपेयर कर लो, एक का हाईएस्ट बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द, अब हाईएस्ट किसका आया प्लस 13.6, 54.4, 13.6 या प्लस 30, तो हाईएस्ट बोलोगे सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इसका हाईएस्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2023 मेंस में आया हुआ सवाल है, जेई का सवाल है ये भी। अब इसको कैसे करोगे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इट्स एनर्जी इन द थर्ड बोर ऑर्बिट इज बोला है, एनर्जी इन द थर्ड बोर्थ ऑर्बिट बोला है। तो हमको क्या करना है, कौन सा फार्मूला हमको देखना है, हमको तो ये वाला फार्मूला देखना है, जूल पर एटम वाला -2.18, तो सीधा सीधा हमको फार्मूला में अप्लाई करना है, ई टोटल इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, इस फार्मूले में रखना है। जब इस फार्मूले में रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो बोला है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए n वैल्यू 1 और z वैल्यू 1, तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्बिट का पहले से ही दे दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट का अब निकालोगे तो भी हमारा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा, यही तो है फर्स्ट ऑर्बिट। z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है, इट्स एनर्जी इन द थर्ड बोर ऑर्बिट इज, अब थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो ई टोटल इज इक्वल टू फार्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो कंपेयर करना है हमको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, जेड वैल्यू कितना है हाइड्रोजन के लिए 1 और एन वैल्यू कितना है हमारा, एन वैल्यू कौन सा बोला है, थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो कंपेयर कर लो हमको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/9 जी, ये हमारा हो जाएगा एनर्जी। अब देखो कंपेयर करो, इसका कंपेयर करो और इसका कंपेयर करो तो 1/9 यहाँ पे आ रहा है, तो 1/9 ऑफ दिस वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है दोस्तों, हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब देखो इतना आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 2022 मेंस में पूछा गया सवाल है, जो 26 जून को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था दोस्तों। अब देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R3 and the radius of fourth bohr orbit is R4, देन बोला है रेडियस बोला है, तो रेडियस का फार्मूला 0.529 इंटू n स्क्वायर अपन जेड
इन एंगस्ट्रॉन। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। अब पहला थर्ड ऑर्बिट का बोला है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल लो और फोर्थ ऑर्बिट का निकालो। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालूंगा तो रेडियस को r3 लिखूंगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालूंगा तो रेडियस को r3 लिखूंगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है जी, थर्ड ऑर्बिट बोला है तो 3, और हाइड्रोजन के लिए जेट वैल्यू 1। तो r3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 9। ये हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा देख लो, यही हमारा होगा। 9 लिखूं या चलो 3 स्क्वायर लिख देता हूँ, कंपेयर करने में हमें आसानी होगी। जेड वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, तो सीधा सीधा 3 स्क्वायर। अब मुझे R4 निकालना है तो 0.529 इंटू जेट एन स्क्वायर अपन जेट, तो R4 निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 होगा और जेट की वैल्यू तो 1 होती है। तो यहाँ पर कंपेयर करना है हमको, तो दोनों का सॉरी यहाँ पर क्या बोला है, R4 द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R3 एंड द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज R4, देन बोला है, देन बोला है। तो यहाँ पे रेशियो के रूप में बोला है, R4 और R3 दोनों का रेशियो 3/4, 9/16, 16/9, 4/3। तो सीधा सीधा हमको यहाँ पे उस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, R4/R3 करता हूँ। R4/R3 करूँगा तो 0.529 ये तो कट जाएगा, 0.529 ये तो कट जाएगा। तो हमारे पास सीधा सीधा ये बचेगा 4 स्क्वायर, और R3 में ये 3 स्क्वायर बचेगा, ये 529, ये 529 कट हो जाएगा। इतना बचने के बाद सीधा सीधा R4 बराबर 4 चौं 16 और 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 9 और यहाँ पर R3, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा जी दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लो R4/R3 ये 16/9 R3, बी हमारा करेक्ट आंसर जी। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बोला है। तो देख लो, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार 4 स्टेटमेंट्स हमको दिया हुआ है, और ये 4 स्टेटमेंट में हमको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देख लीजिए यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Z²/n²। जी हाँ, अभी तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, उसका रिलेशन निकाला था जी, उसका रिलेशन भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर रखा हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट है जी। फिर बोला है सेकेंड ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। ना, ये तो गलत है हमारा, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², ये तो हमारा हो नहीं सकता जी, तो ये हमारा गलत है जी। और थर्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज Z³/n³। ना, ये भी हमारा गलत है जी। अभी मैंने एप्लीकेशन में सब फार्मूला अभी लिखाया हुआ है, फार्मूले में आप देख सकते हो कि क्या क्या रिलेशन है V का, Z का, N का, तो ये भी हमारा गलत है। और चौथा है, किलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज Z³/n4, Z³/n4। तो यदि में ये भी हमारा सही है। तो पहला और चौथा कहाँ पर है, ये डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, फर्स्ट एंड फोर्थ, बाकी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ये भी सवाल 2021 मेन 2024 में सब पूछा गया सवाल है दोस्तों। क्लियर।